उसके सारे जिस्म में मुझे उसकी आंखें बहुत पसंद थी। ये आंखें बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे अंधेरी रात में मोटर कार की हेडलाइट्स, जिनको आदमी सबसे पहले देखता है। आप ये ना समझिएगा कि वो बहुत खूबसूरत थी, हरगिज नहीं। मैं खूबसूरती और बदसूरती में तमीज कर सकता हूँ, लेकिन माफ कीजिएगा, उन आंखों के मामले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनमें बेपनाह कशिश थी। मेरी और उन आंखों की मुलाकात एक अस्पताल में हुई। मैं उस अस्पताल का नाम आपको बताना नहीं चाहता, इसलिए कि उससे मेरे इस अफसाने को कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। बस आप यही समझ लीजिए कि एक अस्पताल था जिसमें मेरा एक अजीज ऑपरेशन कराने के बाद अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। यूं तो मैं तिमाददारी का कायल नहीं, मरीजों के पास जाकर उनको दम दिलासा देना मुझे नहीं आता, लेकिन अपनी बीवी के बार बार असरार पर मुझे जाना पड़ा कि मैं अपने मरने वाले अजीज को अपने खलूस और मोहब्बत का सबूत दे सकूं। यकीन मानिए कि मुझे सख्त खौफ हो रही थी। अस्पताल के नाम से ही मुझे नफरत है, मालूम नहीं क्यों। शायद इसलिए कि एक बार मुंबई में अपनी बूढ़ी हमसाए को, जिसकी कलाई में मोच आ गई थी, मुझे जे अस्पताल ले जाना पड़ा था। वहां कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में मुझे कम से कम 2.5 घंटे इंतजार करना पड़ा था। वहां मैं जिस आदमी से भी मिला, लोहे की मानंद सर्द और बेहिस था। हाँ, मैं उन आंखों का जिक्र कर रहा था जो मुझे बेहद पसंद थी। पसंद का मामला इनफरादी हैसियत रखता है। बहुत मुमकिन है कि अगर आप ये आंखें देखते तो आपके दिलो दिमाग में कोई रद्द अमल पैदा ना होता। ये भी मुमकिन है कि आपसे अगर उनके बारे में कोई राय तलब की जाती तो आप कह देते, नहायत वाहियात आंखें हैं। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तो सबसे पहले मुझे उसकी आंखों ने अपनी तरफ मुतवज्जो किया। वो बुर्का पहने हुई थी, मगर नकाब उठा हुआ था। उसके हाथ में दवा की बोतल थी और वो जनरल वार्ड के बरामदे में एक छोटे से लड़के के साथ चली आ रही थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में जो बड़ी थी ना छोटी, स्याह थी ना भूरी, नीली थी ना सब्ज, एक अजीब किस्म की चमक पैदा हुई। मेरे कदम रुक गए, वो भी ठहर गई। उसने अपने साथी लड़की का हाथ पकड़ा और बौखलाई हुई आवाज में कहा, तुमसे चला नहीं जाता? लड़के ने अपनी कलाई छुड़ाई और तेजी से कहा, चल तो रहा हूं, तू तो अंधी है। मैंने ये सुना तो उस लड़की की आंखों की तरफ दोबारा देखा। उसके सारे वजूद में सिर्फ उसकी आंखें ही थी जो पसंद आई थी। मैं आगे बढ़ा और उसके पास पहुंच गया। उसने मुझे पलके ना झपकने वाली आंखों से देखा और पूछा, ये एक्सरे कहाँ लिया जाता है? इत्तेफाक की बात है कि उन दिनों एक्सरे डिपार्टमेंट में मेरे एक दोस्त काम कर रहा था और मैं उसी से मिलने के लिए आया था। मैंने उस लड़की से कहा, आओ मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ, मैं भी उधर जा रहा हूँ। लड़की ने अपने साथी लड़के का हाथ पकड़ा और मेरे साथ चल पड़ी। मैंने डॉक्टर सादक को पूछा तो मालूम हुआ कि वो एक्सरे लेने में मसरूफ हैं। दरवाजा बंद था और बाहर मरीजों की भीड़ लगी हुई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। अंदर से बड़ी तेज आवाज आई, कौन है? दरवाजा मत ठोको। लेकिन मैंने फिर दस्तक दी। दरवाजा खुला और डॉक्टर सादक मुझे गाली देते देते रह गया। ओहो, तुम हो? हाँ भाई, मैं तुमसे मिलने आया था। दफ्तर में गया तो मालूम हुआ तुम यहाँ हो। आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैंने लड़की की तरफ देखा और उससे कहा, आओ, लेकिन लड़के को बाहर ही रहने दो। डॉक्टर सादक ने हौले से मुझसे पूछा,
कौन है ये? मैंने जवाब दिया, मालूम नहीं कौन है। एक्सरे डिपार्टमेंट का पूछ रही थी। मैंने कहा चलो मैं लिए चलता हूँ। डॉक्टर सादक ने दरवाजा और ज्यादा खोल दिया। मैं और वो लड़की अंदर दाखिल हो गए। 4-5 मरीज थे। डॉक्टर सादक ने जल्दी जल्दी उनकी स्क्रीनिंग की और उन्हें भेज दिया। उसके बाद कमरे में हम सिर्फ 2 रह गए, मैं और वो लड़की। डॉक्टर सादक ने मुझसे पूछा, इन्हें क्या बीमारी है? मैंने उस लड़की से पूछा, क्या बीमारी है तुम्हें? एक्सरे के लिए तुमसे किस डॉक्टर ने कहा था? अंधेरे कमरे में लड़की ने मेरी तरफ देखा और जवाब दिया, मुझे मालूम नहीं कि क्या बीमारी है। हमारे मोहल्ले में एक डॉक्टर है, उसने कहा था कि एक्सरे लो। डॉक्टर सादक ने उससे कहा कि मशीन की तरफ आए। वो आगे बढ़ी तो बड़े जोर के साथ उससे टकरा गई। डॉक्टर ने तेज लहजे में उससे कहा, क्या तुम्हें सुझाई नहीं देता? लड़की खामोश रही। डॉक्टर ने उसका बुर्का उतारा और स्क्रीन के पीछे खड़ा कर दिया। फिर उसने स्विच ऑन किया। मैंने शीशे में देखा तो उसकी पसलियां नजर आईं। उसका दिल भी एक कोने में काले से धब्बे की सूरत में धड़क रहा था। डॉक्टर सादक 5-6 मिनट तक उसकी पसलियों और हड्डियों को देखता रहा। उसके बाद उसने स्विच ऑफ कर दिया और रोशनी करके मुझसे मुखातब हुआ। छाती बिल्कुल साफ है। लड़की ने मालूम नहीं क्या समझा कि वो अपनी छातियों पर जो काफी बड़ी बड़ी थी, दुपट्टे को दुरुस्त किया और बुर्का ढूंढने लगी। बुर्का एक कोने में मेज पर पड़ा था। मैंने बढ़कर उसे उठाया और उसके हवाले कर दिया। डॉक्टर सादक ने रिपोर्ट देखी और उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने बुर्का ओढ़ते हुए जवाब दिया, जी मेरा नाम हनीफा है। डॉक्टर सादक ने उसका नाम पर्ची पर लिखा और उसको दे दी। जाओ ये अपने डॉक्टर को दिखा देना। लड़की ने पर्ची ली और कमीज के अंदर अपनी अंगलियां में उड़स ली। जब वो बाहर निकली तो मैं गैर इरादी तौर पर उसके पीछे पीछे था, लेकिन मुझे इसका पूरी तरह एहसास था कि डॉक्टर सादक ने मुझे शक की नजरों से देखा था। उसे जहां तक मैं समझता हूँ, इस बात का यकीन था कि इस लड़की से मेरा ताल्लुक है। हालांकि जैसे आप जानते हैं कि ऐसा कोई मामला नहीं था, सिवाय इसके कि मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई थी। मैं उसके पीछे पीछे था। उसने अपने साथी लड़के की उंगली पकड़ी हुई थी। जब वो टांगों के अड्डे पर पहुंचे तो मैंने हनीफा से पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? उसने एक गली का नाम लिया तो मैंने उससे झूठ मूठ कहा कि मुझे भी उधर ही जाना है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर टांगे में बिठाया तो मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखें एक्सरेज का शीशा बन गई हैं। मुझे उसका गोश्त बेबस दिखाई नहीं देता था, सिर्फ ढांचा नजर आता था, लेकिन उसकी आंखें वो बिल्कुल साबुत और सालम थी, जिसमें बेपनाह कशिश थी। मेरा जी चाहता था कि उसके साथ बैठूं, लेकिन ये सोच कर के कोई देख लेगा, मैंने उसके साथी लड़के को उसके साथ बिठा दिया और आप अगली नशिस्त पर बैठ गया। मैं सादित हसन मंटो हूँ। मंटो? ये मंटो क्या हुआ? कश्मीरियों की एक जात है। हम भी कश्मीरी हैं। अच्छा, हम किंग वाय हैं। मैंने मुड़कर उससे कहा, ये तो बहुत ऊंची जात है। वो मुस्कुराई और उसकी आंखें और ज्यादा पुरकशिश हो गई। मैंने अपनी जिंदगी में बेशुमार खूबसूरत आंखें देखी थी, लेकिन वो आंखें जो हनीफा के चेहरे पर थी बेहद खूबसूरत थी। मालूम नहीं उनमें क्या चीज थी जो कशिश का बाइस थी। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वो कतन खूबसूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद मेरे दिल में उतरती जा रही थी। मैंने हिम्मत से काम लिया और उसके बालों की एक लट को जो उसके माथे पर लटक रही थी, उसकी एक आंख को ढांप रही थी,
انگلی سے اٹھایا اور اس کے سر پر چپکا دی۔ اس نے برا نہ منایا۔ میں نے پھر ہمت کی اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس پر بھی ایسا لگا کہ اس نے برا نہیں مانا اور اپنے ساتھی لڑکے سے کہنے لگی، تم میرا ہاتھ کیوں دبا رہے ہو؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور لڑکے سے پوچھا، تمہارا مکان کہاں ہے؟ لڑکے نے ہاتھ کا اشارہ کیا، اس والے بازار میں۔ تانگے نے ادھر کا رخ کیا۔ بازار میں بہت بھیڑ تھی، ٹریفک بھی معمول سے زیادہ۔ تانگا رک رک کر چل رہا تھا۔ سڑک میں چونکہ گڑھے تھے اس لیے زور کے دھچکے لگ رہے تھے۔ بار بار اس کا سر میرے کندھوں سے ٹکراتا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ اسے اپنے زانوں پر رکھ لوں اور اس کی آنکھیں دیکھتا رہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کا گھر آ گیا۔ لڑکے نے تانگے والے سے رکنے کے لیے کہا۔ جب تانگا رکا تو وہ نیچے اترا۔ حنیفہ بیٹھی رہی۔ میں نے اس سے کہا، تمہارا گھر آ گیا ہے۔ حنیفہ نے مڑ کر میری طرف عجیب و غریب آنکھوں سے دیکھا۔ بدرو کہاں ہے؟ میں نے اس سے پوچھا، کون بدرو؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ تھا۔ میں نے لڑکے کی طرف دیکھا جو تانگے کے پاس ہی تھا۔ یہ کھڑا تو ہے؟ اچھا، یہ کہہ کر اس نے بدرو سے کہا، بدرو مجھے اتار تو دو۔ بدرو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور بڑی مشکل سے نیچے اتارا۔ میں سخت حیران تھا۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا بات ہے، یہ خود نہیں اتر سکتی؟ بدرو نے جواب دیا، جی نہیں، ان کی آنکھیں خراب ہے نا، دکھائی نہیں دیتا انہیں۔